Morning to all. Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government College, Kota. We have already discussed 5 heads of income of a SSC, that is salary income, income from house property, income from profit and gains of business, income from capital gains, and income from other source income. All heads of income combined is called gross total income. Now, today we will discuss clubbing of income. Under the Income Tax Act 1961, an assessee is generally taxed in respect of his own income. जो assessee को खुद की इनकम होती है जनरली उस पे ही उसको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. यहाँ कुछ बातें क्लबिंग ऑफ इनकम में देखनी है अपने को. However, there are certain cases where an assessee has to pay tax in respect of income of another person. दूसरे व्यक्तियों की आय भी कई बार कुछ प्रावधानों के तहत assessee की आय में शामिल की जाती है. The provisions of the same are contained in section 60 to 64 of the Income Tax Act. These provisions have been enacted to counteract the tendency on the part of the taxpayers to dispose of their property or transfer their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced. For example, in the case of an individual, income tax is levied on a slab system on the total income. The tax system is progressive, that is, as the income increases, the applicable rate of tax also increases. Some taxpayers in higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse or minor child to minimize their tax burden. कुछ जो हायर इनकम ग्रुप के एसएससी होते हैं वो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं कि वो अपनी इनकम का कुछ भाग अपनी पत्नी को या पति को या माइनर चाइल्ड को हस्तांतरित कर देते हैं जिससे उनका टैक्स मिनिमाइज हो सके. साथ ही अगर वो अपनी पत्नी को, अगर पति है तो पत्नी को और पत्नी है तो पति को ट्रांसफ़र करती है या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा है वो उनको भी मिल जाएगा और उसके माइनर चाइल्ड और स्पाउस को भी मिल जाएगा. तो वो उनका अल्टीमेटली टैक्स बर्डन कम हो सकता है. परंतु इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्लबिंग प्रोविजन को एनेक्ट किया गया. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, जो टैक्स का अवॉइडेंस हो रहा है, जो क्लबिंग प्रोविजन हैव बीन incorporated in the act, under which income arising to certain persons like a spouse or minor child, etc., have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. यदि उन्होंने किसी एसएससी ने अपनी इनकम को डाइवर्ट किया है
तो वो डाइवर्ट इनकम भी उसी की इनकम मानी जाएगी क्लबिंग प्रोविजन के तहत। तो सब टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट सेक्शन 60। सेक्शन 60 टोल्ड इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। यदि किसी संपत्ति का हस्तांतरित किए बिना उस संपत्ति से होने वाली आय को ट्रांसफर करना। व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम अकरिंग टू एन असेट्स without the transfer of the assets itself, such income is to be included in the total income of the transferor, whether the transfer is revocable or irrevocable। यदि ट्रांसफर चाहे खंडनीय है चाहे अखंडनीय है, यहाँ रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल का कोई अंतर नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पे ओनरशिप का ट्रांसफ़र तो करता नहीं है, परंतु उस संपत्ति से होने वाली आय को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसी आय हस्तांतरणकर्ता की ही आय मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मकान है और मकान का ओनरशिप तो खुद के पास रखता है, परंतु उससे होने वाली किराए की आय वो अन्य को हस्तांतरित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो किराए की आय होगी वो संपत्ति जिसके मालिक है, जो जिसके नाम ओनरशिप है, उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी। यहाँ बात आती है रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र। तो शाब्दिक रूप से अपन देखें तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र, जिसे हिंदी में खंडन करने योग्य ट्रांसफ़र कहते हैं, हस्तांतरण कहते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफ़र इज ट्रांसफ़र केपेबल ऑफ बीइंग रिवोक्ड और कैंसिल्ड। ऐसे ट्रांसफ़र जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं या रिवोक वापस ले सकते हैं, वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र कह सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, रिवोकेबल का जो अपोजिट है वो इर्रिवोकेबल है, इरिवर्सिबल। इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में स्थिर है। नॉट एबल टू बी रिवर्स और रिकवर्ड। ऐसे ट्रांसफ़र जो रिवर्स नहीं किए जा सकते, रिवर्स्ड और रिकवर्ड नहीं किए जा सकते, वो इर्रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो सेक्शन 60 के तहत ट्रांसफ़र चाहे रिवोकेबल है चाहे इर्रिवोकेबल है, दोनों ही परिस्थितियों में संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय में जुड़ेगी, क्लब होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 61, द इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। यहाँ स्पेसिफिक किया गया रिवोकेबल ट्रांसफ़र। अगर रिवोकेबल ट्रांसफ़र है और उससे कोई इनकम अराइज हो रही है, तो वो जो इनकम होगी वो भी हस्तांतरणकर्ता के आय में ही जुड़ेगी। सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अब यहाँ क्योंकि ये रिवोकेबल ट्रांसफ़र की बात आती है, तो इनकम टैक्स में एक्ट के अंतर्गत किस ट्रांसफ़र को रिवोकेबल माना गया, ये अपन देखेंगे। ए ट्रांसफ़र इज डीम्ड टू बी, a transfer is deemed to be revocable, revocable if it, नंबर 1, कंटेंट्स, उसमें ऐसी व्यवस्था है, एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर ऑफ द होल, पूरा होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट्स टू द ट्रांसफरर। मतलब अगर उसके पास ऐसी व्यवस्था है कि वह उस संपत्ति को या उस संपत्ति से होने वाली आय, असेट्स और इनकम देयर फ्रॉम को रीट्रांसफ़र कर सकता है, उसकी पूरी आय या पूरी संपत्ति को या उसके किसी भाग को भी
वो रीट्रांसफ़र कर सकता है तो ये ट्रांसफ़र रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहलाएगा। नंबर 1 कंडीशन में तो ये है। नंबर 2 कंडीशन में गिव्स राइट, मतलब कोई अधिकार दिया जाता है, टू रीअज्यूम, कोई अधिकार ऐसा है, रीअज्यूम पावर, उस पर रीअज्यूम वापस संपत्ति को या आय को वापस लेने की पावर है, ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और द असेट, असेट और इनकम देयर फ्रॉम। तो ऐसी स्थिति का ट्रांसफ़र रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहलाता है। और सेक्शन 61 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि ट्रांसफ़र रिवोकेबल है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति से, रिवोकेबल ट्रांसफ़र वाली संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरण कर रहा अर्थात ट्रांसफरर की आय में शामिल की जाएगी। थैंक यू।